स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। सभी दल चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तमिलनाडु जाएंगे, जहां वे सलेम में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने तेलंगाना और कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लोगों से आग्रह किया है कि वो तकनीक के जरिए उनकी भाषा की बात करें और यदि उन्हें कोई त्रुटि मिलती है तो उसे सुधारें। सोमवार को तेलंगाना के जगत्याल शहर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे नमो ऐप पर लॉगिन करने और तेलुगु में उनके भाषणों को तकनीक के माध्यम से तेलुगु में सुनने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की गई। पार्टी अपनी पहली 2 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तकरीबन 260 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। तो ऐसे में बची हुई सीटों पर कोर ग्रुप ने आलाकमान के साथ मंथन किया। उम्मीद जताई जा रही है कि अगली सीईसी की मीटिंग में बीजेपी अपने लगभग सभी नामों को तय कर देगी। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। भाजपा जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा इंडिया गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। गठबंधन के अंतर्गत राज्य में कुल 40 सीटों में से भाजपा 17 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा राज्य में एक-एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं गठबंधन में पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कल नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही अलग अलग दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के करनाल का दौरा करेंगे। नड्डा करनाल में भाजपा के अभिनंदन समारोह को संबोधित भी करेंगे। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने भारत को नई दिशा देने का काम किया है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में बताया कि सभी पुलिस अधिकारियों को आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। विवेक सहाय पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी होंगे। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, जिसमें शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मिजोरम में आइजोल के डिप्टी कमिश्नर नाजोक कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उत्तरी गोवा की कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट स्नेहा गिट्टे ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी टीम तैयार है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की भी चेकिंग की जा रही है। लोग हमें ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। गुप्ता ने सोमवार को कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुप्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक नया विवाद सामने आया है। बेंगलुरु में दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार के समुदाय विशेष के लोगों ने पिटाई कर दी। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु में घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से राज्य के हालात काफी खराब हो गए हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की है। दोनों मंत्रियों ने पिछले साल संपन्न भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोड मैप को लागू करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। भारतीय शिपयार्डों में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की मरम्मत जैसे अन्य रक्षा औद्योगिक सहयोग मुद्दे पर भी संक्षेप में चर्चा की गई। अमेरिकी रक्षा सचिव ने हिंद महासागर क्षेत्र में एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। भारतीय नौसेना का एक रिमोट संचालित विमान आरपीएस सोमवार शाम करीब 5 बजे कोच्चि में आईएनएस गरुड़ पर एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नौसेना ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को सीएए के नियमों के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया था। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए इन देशों के वैध पासपोर्ट या भारतीय वीजा के बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत देने से इनकार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा था। भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ईडी ने दावा किया है कि कविता शराब व्यापारियों की एक साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी थी और जो 2021-22 के लिए अब रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति के तहत एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। एनएसए अजीत डोभाल ने सोमवार को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक साझेदारियों के महत्व और राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और भारतीय अधिकारियों से बातचीत भी की थी। वह राष्ट्रीय डिफेंस कॉलेज में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक जुड़ाव कार्यक्रम इनस्टेप को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय डिफेंस कॉलेज में 18 से 30 मार्च तक आयोजित होने वाले इनस्टेप में 21 देशों के 29 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और 8 भारतीय अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने एक अन्य एक्स पोस्ट में एनडीसी परिसर में प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते एनएसए की कुछ तस्वीरें भी साझा की। भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 सोमवार से पूर्वी समुद्र तट पर हो रहा है, जो 31 मार्च तक चलेगा। भारतीय नौसेना अभिन्न हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ जहाज, भारतीय नौसेना के विमान, भारतीय थल सेना के जवान और वाहन तथा भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर के साथ साथ रैपिड एक्शन मेडिकल टीम इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में भगोड़े व्यवसायी और रियल एस्टेट कंपनी MRMGF के पूर्व प्रबंध निदेशक श्रवण गुप्ता की 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इसमें दिल्ली में एक भूखंड और फार्म हाउस शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेघालय सरकार के योजना, निवेश, संवर्धन और सतत विकास विभाग के सहयोग से शिलांग में डिजिटल भारत पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यशाला की मेजबानी की। इस कार्यशाला में मेघालय सरकार ने डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से हुए फायदे बताए, जिसमें योजनाओं को पिछले वर्ष की तुलना में 36% तेजी से मंजूरी दी जा रही है। कोलकाता में निर्माणाधीन इमारत हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। एक्स पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत और मालदीव ने भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट LOC योजना को लेकर सोमवार को अपनी चौथी द्विपक्षीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान हितधारकों ने प्रभावी वितरण के लिए चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से रचनात्मक चर्चा की। मालदीव में भारतीय मिशन ने एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में कहा, भारत और मालदीव LOC समीक्षा बैठक में चल रही परियोजनाओं का जायजा लेने और प्रभावी वितरण के लिए उनके कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्रालयों के हितधारकों के साथ उपयोगी बातचीत हुई।
सीआरपीएफ आज अपना 85वां दिवस मना रहा है। 19 मार्च सन 1950 में आज ही के दिन सीआरपीएफ को ध्वज प्रदान किया गया था। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और यमन में 20 मार्च को अलग अलग स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। देश के विमानन क्षेत्र में हाल में उतरने वाली विमानन कंपनी फ्लाई 91 ने सोमवार को गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए पहली उड़ान भरते हुए वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सिम स्वैप धोखाधड़ी को कम करने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव की घोषणा की है। नए नियम चोरी या क्षति के कारण नया सिम लेने के 7 दिनों के भीतर नए सिम कार्ड में पोर्ट करने पर रोक लगा दी गई है। ट्राई का कहना है कि नए नियम दूरसंचार विभाग डीओटी के सुझावों और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद बनाए गए हैं। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। केंद्र सरकार उन इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है जिन्होंने प्रोत्साहन राशि वापस नहीं की है। सरकार का कहना है कि उन्होंने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 योजना के तहत गलत तरीके से सब्सिडी का दावा किया था। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी ने बताया कि पिछले 9 साल के दौरान इंश्योरेंस सेक्टर में करीब 54,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट दिए हैं। वाणिज्यिक मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 98 नए जीआई पंजीकृत किए गए और 31 मार्च तक 62 अन्य को पंजीकृत किए जाने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार को डिविडेंड से शानदार कमाई हो रही है। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक नॉन फाइनेंशियल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 61,149 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। अडानी ग्रुप ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष 2024-25 में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1.2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। अडानी ग्रुप यह निवेश एयरपोर्ट, एनर्जी, पोर्ट्स, कमोडिटी, सीमेंट और मीडिया बिजनेस में करेगी। टाटा स्टील का कहना है कि उसने ब्रिटेन में पोर्ट टैबलेट संयंत्र में कोक ओवन का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। टाटा स्टील ने एक नियामकीय सूचना में कहा, कोक ओवन बंद होने के प्रभाव को कम करने के लिए वह कोक के आयात में वृद्धि करेगी।
टाटा सन्स अपने 2.34 करोड़ शेयरों को अपनी होल्डिंग कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बेचने की तैयारी कर रही है। फोन पे अलग होने से फ्लिपकार्ट के मूल्यांकन पर पड़ा प्रभाव, घटकर पहुंचा 41,000 करोड़। भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ साल तक लगातार 6.5% से 7% की रेट से ग्रो करेगी। सघन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति के लिए अंतर मंत्रालयी चर्चा अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय आईटी सर्विस इंडस्ट्री की वृद्धि दर 3 से 5% रहने का अनुमान लगाया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान स्मार्टफोन निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 7.76% पर पहुंच गई, जो कि इससे बीते साल की समान अवधि में महज 2% थी। देश में इस साल सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। इसकी वजह इस साल सरसों की बुआई ज्यादा होने का अनुमान है। इसके साथ ही इस साल मौसम भी सरसों की फसल के अनुकूल रहा है। 123 लाख टन के उत्पादन का अनुमान है। तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को ध्वस्त कर दिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की आक्रामकता का जवाब देते हुए तालिबान के सीमा बल ने भारी हथियारों के साथ पाकिस्तानी सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया है। सोमवार को डुरंड रेखा पर तालिबान और पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से रॉकेट हमले किए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पख्तीका प्रांतों में हवाई हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। कैरेबियाई देश हैती में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में हिंसा के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है। शहर में हुई लूटपाट और बिजली उपकरणों की चोरी के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। कैरेबियाई देश हैती में नई सरकार बनने का इंतजार हो रहा है। इस राजनीतिक गतिरोध के बीच सामूहिक हिंसा में बढ़त देखी जा रही है। हिंसा के कारण संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अमेरिकी और कनाडाई दूतावासों ने अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल में किया सैन्य ऑपरेशन, जिसमें कि 20 से अधिक बंदूकधारियों की मौत हुई है। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी जानकारी दी है कि इस ऑपरेशन से कई लोग हताहत हुए और एक इमारत में भीषण आग लग गई। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेरियल हगारी ने जानकारी दी कि सेना के 200 से अधिक आतंकवादी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अमेरिका ने कैरिबियाई देश क्यूबा में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे अपनी कोई भी भागीदारी होने की बात को नकार दिया है। अमेरिका ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वॉशिंगटन इन विरोध प्रदर्शनों की साजिश रच रहा है। यह बात बेतुकी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने तालिबान से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि अफगान धरती से आतंकवादी हमले शुरू नहीं किए जाएं। साथ ही पाकिस्तान से भी संयम बरतने का आग्रह किया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अफगानिस्तान उन आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उत्तर कोरिया ने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर मिसाइल दागी है। इससे क्षेत्र में एक बार फिर तनाव फैल गया है। उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने के संबंध में दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार सुबह उसके पूर्वी तट की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। नेपाल के बागलुंग जिले में एक यात्री बस सड़क के लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। 5 मार्च को प्रधानमंत्री निकोलाई जेनकोव के इस्तीफे के बाद बुल्गारिया के विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने नई सरकार बनाने पर सहमति व्यक्त की है। ईरान की राजधानी तेहरान के बाजारों में फारसी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भोजन, कपड़े और सजावटी वस्तुओं की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने कहा कि वे आने वाले वर्ष के लिए विश्व शांति और आर्थिक समृद्धि की कामना करते हैं। स्विट्जरलैंड में आज से शुरू हो रहे स्विस ओपन 300 टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन अपनी शानदार लय जारी रखना चाहेंगे। वहीं अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु की कोशिश एक बार फिर से अपने खेल के शिखर पर पहुंचने की रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हॉकी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान हो गया है।
सीरीज 6 अप्रैल से शुरू होगी। अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। तीसरे T20 में आयरलैंड को 57 रन से हराया। राशिद खान रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 3 मैच की 1 दिवसीय सीरीज को बांग्लादेश ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। तीसरे 1 दिवसीय मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड और एसेक्स के पूर्व लेग स्पिनर रॉबिन हॉब्स का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। हॉब्स ने भारत के खिलाफ साल 1967 में हेडिंग्ले में डेब्यू किया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग करने का फैसला किया है। भारत के उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मायामी ओपन के क्वालीफायर में कनाडा के गैब्रियल डियालो को 7-6, 6-2 से हराया। सुमित नागल आज मायामी ओपन के क्वालीफायर में हांगकांग के सी वोंग से भिड़ेंगे। ब्राजील फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी और एसी मिलान क्लब के पूर्व स्ट्राइकर रोबिन्हो आज दुष्कर्म के एक मामले के संबंध में ब्राजील की अदालत के समक्ष पेश होंगे। रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी विनीशियस जूनियर के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी को रेफरी द्वारा नजरअंदाज किए जाने को लेकर रियल मैड्रिड की टीम ने मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी इस महीने अमेरिका में होने वाले दोस्ताना मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मेसी चोट के चलते किसी भी मैच में नहीं उतर पाएंगे। फ्रांस की टीम इस महीने होने वाले दोस्ताना मुकाबलों में अपने स्टार खिलाड़ी एंटोन ग्रिजमैन के बगैर मैदान पर होगी। फ्रांस की टीम शनिवार को लॉन में जर्मनी के खिलाफ होगी, जबकि मार्शेले में 26 मार्च को चिली के खिलाफ मैदान पर मोर्चा खोलेगी। लेजियो फुटबॉल क्लब ने इगोर टुडोर को मॉरिजियो सारी की जगह पर क्लब का नया मैनेजर नियुक्त किया है। टुडोर ने रोम क्लब के साथ 18 महीने का अनुबंध किया है। जर्मनी यूरो 2024 की मेजबानी के लिए तैयार है और तैयारी की इसी कड़ी में जर्मनी का एक छोटा सा नगर बैड लिपस्ट्रिंग में इन दिनों उत्साह का माहौल है। दरअसल इस नगर में फ्रेंच टीम का बेस बनाया गया है। मलेशिया के ओलंपिक काउंसिल ने छोटे स्तर पर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करने की पेशकश रखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अभिनेता राजकुमार राव, विजय राज, तृप्ति डिमरी और मल्लिका शेरावत ने उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां रिलीज होने के लिए तैयार। फैंस को है बेसब्री से इंतजार। अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान को रिलीज हुए अभी 11 दिन ही हुए हैं, लेकिन कलेक्शन 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कॉमेडी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ, लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का नया प्रोमो शेयर किया है। अमिताभ बच्चन इन दिनों प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन की फिल्म कल की एडी की शूटिंग कर रहे हैं। प्रभास स्टारर फिल्म कल की 2898 एडी जल्द होगी रिलीज। फिल्म पटना शुक्ला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें रवीना टंडन एक हाउसवाइफ के किरदार में नजर आने वाली है, जो एक वकील भी हैं। यह फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर 29 मार्च को रिलीज होगी। सोनू सूद की नई फिल्म फतेह का टीजर भी आ गया है। इस फिल्म में एक्टर को जबरदस्त एक्शन रोल में देखा जाएगा। फतेह फिल्म की रिलीज डेट जल्द रिलीज की जाएगी। एक्टर आयुष शर्मा की नई फिल्म रुस्लान का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 26 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट दक्षिण भारत में भी उपलब्ध होगा। अब 4 मूवी टिकटों के लिए केवल 349 रुपए लगेंगे। फिल्म लुटेरे 22 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। साउथ सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कांगुआ को लेकर चर्चा में है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।